हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा था, जो लगभग खत्म हो गया है। ओके, तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने बीएच वक्र स्टडी किया था। बीएच वक्र या इस हमने और क्या नाम दिया था, शैथिल्य वक्र भी हमने इसे बोला था, शैथिल्य वक्र। ठीक है, बी और एच में हमने जो वक्र बनाया था, तो हमने लास्ट सीख लिया था कि जो एनर्जी लॉस होता है, जो शैथिल्य ह्रास या शैथिल्य हानि होती है, वो Q इज इक्वल टू क्या होता है, वो VAN। हमने सीख लिया था कि हमारे पास कोई BH वक्र हो, सपोज करो ये हमारे पास कोई BH वक्र है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है, मान लो इसको नाम दे दूं मैं O A B C D E F। तो हमने क्या क्या सीख लिया था कि O से A गया, A से B से C, C से D, D से E से F और पुनः F A। तो ये एक चक्र हमें प्राप्त होता है और ये हम किसमें क्या बनाते हैं, B और H में। तो हमें सीख लिया था कि ये वाला जो पोर्शन है O से B, ये जो OB है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों अवशेष चुंबकत्व। ये सब आपने सीख लिया था। OB को हम क्या बोलते हैं, अवशेष चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशेष चुंबकत्व। ठीक है, ओके। तो OB बराबर क्या होता है, OE होता है, दोनों दिशाओं में बराबर हमें प्राप्त होता है अवशेष चुंबकत्व। इस गुण को क्या बोलते थे, धारणशीलता। ठीक है, ऐसे OC जो है, OC को हम क्या बोलते हैं, निग्राहिता। क्या बोलते हैं OC को, निग्राहिता। तो जो OC है वो इसी दिशा, विपरीत दिशा में OF हो जाता है, ये निग्राहिता होती है। ठीक है, ऐसे ही जो बिंदु हमारा A होता है वो कौन सा होता है, चुंबकीय संतृप्ति वाला बिंदु होता है, चुंबकीय संतृप्त बिंदु या चुंबकीय संतृप्त अवस्था भी लिख सकते हैं। तो ये जो बिंदु A है वही बिंदु D का व्यवहार होता है, विपरीत दिशा में बिंदु D। अब हम देख रहे हैं इस Q इज इक्वल टू VAN से कि जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतना एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर A, जो A क्षेत्रफल है BH वक्र का, हमने सीखा था कि A इज इक्वल टू क्या होता है, BH। तो जितना ज्यादा इसका एरिया होगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, उतना एनर्जी लॉस भी होगा। तो हम क्या देख सकते हैं कि BH वक्र का क्षेत्रफल, BH वक्र का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि ऊर्जा हानि भी अधिक होगी, ऊर्जा हानि भी क्या होगी, अधिक। और अगर क्षेत्रफल मानो कम हुआ तो एनर्जी लॉस भी कम होता है। ये हमें Q इज इक्वल टू VAN से पता लग रहा है। तो सब बातें हमने सीख ली थी BH वक्र में। और देखो बच्चों, इसी को आधार मानकर, इस अवशेष चुंबकत्व, निग्राहिता, इसको आधार मानकर हम अपने जो डिवाइस होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक जो आइटम होते हैं, वह हम चुंबकीय पदार्थों का यूज करते हैं। तो उसी को देखें। देखो, दो तरह के हमारे पास चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए, एक होता है कोमल चुंबकीय पदार्थ। क्या बोल रहा हूं मैं, कोमल चुंबकीय पदार्थ। कोमल चुंबकीय पदार्थ है, सॉफ्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। कोमल चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, कोमल चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनके लिए क्या क्या गुणधर्म होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको आप देखें। कोमल चुंबकीय पदार्थ का अवशेष चुंबकत्व अधिक होना चाहिए। जो वैसे तो अब आपका जो नया सिलेबस है उसमें केवल BH वक्र दिया हुआ है, लेकिन ये भी आप थोड़ा देख लें कि अवशेष चुंबकत्व तो अधिक होना चाहिए किसका, कोमल चुंबकीय पदार्थ का अवशेष चुंबकत्व तो अधिक। ठीक है, ओके। निग्राहिता कम होनी चाहिए, निग्राहिता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और जो BH वक्र का क्षेत्रफल है वो भी क्या होना चाहिए, कम, यानी वो सकरा होना चाहिए, चौड़ा नहीं होना चाहिए, ब्रॉड नहीं होना चाहिए। BH वक्र का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
तो कॉमन चुंबकीय पदार्थ के लिए क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए? कि अवशेष शुल्क तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा रेजिडुअल होना चाहिए इसमें, निग्रहिता कम होनी चाहिए। निग्रहिता मतलब ये जो मान है मतलब ऋणात्मक दिशा में कम बढ़ाना पड़े, और बीएच वक्र का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? कम। कॉमन चुंबकीय पदार्थों का जो उपयोग होता है वो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है कि विद्युत चुंबक बनाने में होता है। विद्युत चुंबक बनाने में कॉमन चुंबकीय पदार्थ का उपयोग किसमें होता है? विद्युत चुंबक बनाने में होता है। अब जैसे जो हमारे विद्युत चुंबक है ये अस्थायी चुंबक होते हैं, मतलब जब तक आप धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबक की तरह चुंबकीय गुण होगा, और आप धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो चुंबकत्व तो नहीं होता, ठीक है। तो कॉमन चुंबकीय पदार्थों का उपयोग हम किस में करते हैं? विद्युत चुंबक में करते हैं। विद्युत चुंबक कैसे होते हैं? अस्थायी चुंबक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अस्थायी चुंबक, ठीक है। तो इनका जो उपयोग है वो जैसे आपने बटन दबाया, घंटी बज गई, तो विद्युत घंटियों में इसका उपयोग होता है। विद्युत घंटियों में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे रहते हैं, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर है पढ़ेंगे इसको, डायनेमो है, ठीक है, ट्रांसफार्मर डायनेमो, तो इनकी क्रोड़ बनाने में इसका यूज होता है। क्रोड़ विद्युत घंटियों में ट्रांसफार्मर डायनेमो की क्रोड़ में इसका क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप, इसमें यूज होता है इसका। अब बच्चों ऐसे ही जो अब इसका उदाहरण देख ले, नरम लोहा, कॉमन चुंबकीय पदार्थ कौन सा हो गया? नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। परमेलोय, मिश्र धातु होती है कि परमेलोय, तो इस तरह हम इसको बना सकते हैं। ओके ओके। अगर अब कठोर चुंबकीय पदार्थ की बात करें, यानी कठोर चुंबकीय पदार्थ, कठोर चुंबकीय पदार्थ, तो इस तरह पदार्थों का चयन हम इनके आधार पर कर सकते हैं। कठोर चुंबकीय पदार्थ तो देखो बिल्कुल उसका अपोजिट, यानी अवशेष चुंबकत्व कम होना चाहिए। आप देख सकते हैं अवशेष चुंबकत्व क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। निग्राहिता जो है वो अधिक होनी चाहिए, निग्राहिता अधिक होनी चाहिए। और बच्चों जो बीएच वक्र का क्षेत्रफल है, बीएच वक्र का क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे स्टील, यानी इस्पात। तो स्टील एक ऐसा पदार्थ है, कठोर चुंबकीय पदार्थ है स्टील, तो इनका उपयोग जो होता है वो स्थायी चुंबक बनाने में होता है, परमानेंट मैग्नेट। इनका उपयोग किसमें होता है? स्थायी चुंबक बनाने में। ठीक है बच्चों, कठोर चुंबकीय पदार्थ का उपयोग किसमें होता है? स्थायी चुंबक बनाने में। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, इनमें जो चुंबक होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी चुंबक होते हैं। अमीटर, कंपास, समझिए। तो यहां जो हम यूज करते हैं चुंबक वो कैसा होता है? वो परमानेंट मैग्नेट होता है। एक और लिख दो मैं, देखो लाउड स्पीकर, तो यहां जो यूज होते हैं चुंबक वो कैसे होते हैं बच्चों? कठोर चुंबक होते हैं, यानी स्थायी चुंबक यहां यूज हम करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। बाकी जो आंसर क्वेश्चन है आपके जो बुक में दिए हुए हैं वो मैं आपको काफी करा चुका हूं, एक आध रह रहा होगा तो आप कमेंट करके बता देना व्हाट्सएप पे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम।
ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ओके, पहला क्वेश्चन पेश है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? हाँ, जल्दी करेंगे। यदि दो एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी, यदि दो एकांक प्रबलता, एकांक प्रबलता का मतलब कि उनकी ध्रुव प्रबलता क्या है? यदि मान लो पहले वाले की भी m1 है, दूसरे की m2 है, दोनों की क्या है? 1 एम्पीयर मीटर। ठीक है, दो एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी, दो एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुवों, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी, दूरी है बच्चों 1 मीटर है, दूरी 1 मीटर है। तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान बताना है। तो इनके मध्य, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, इनके मध्य लगने वाले बल का मान होगा, ये क्वेश्चन है। ओके, तो क्लियर है? तो एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी 1 मीटर है, तो कितना बल लगेगा? ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ऑप्शन बी आपको दे रखा है 4 पाई न्यूटन। और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 10⁻⁷ न्यूटन। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी 4 पाई अपॉन 10⁻⁷ न्यूटन। दीज आर 4 ऑप्शन यू हैव। तो आपको बताना है कितना फोर्स लगेगा। तो बच्चों, चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या था? चुंबकीय बल का फॉर्मूला देखो, F इज इक्वल टू क्या था भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये दो चुंबकीय ध्रुवों m1 m2 के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल है। तो लेट्स पुट द वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू है उनको रखिए। F इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना होता है? म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता होती है, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4 पाई। m1 m2 दोनों 1 है, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, और r भी कितना है? 1। तो बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो कितना फोर्स लगा? F इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन। कितना फोर्स लग गया? यानी ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, 10⁻⁷। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। 8 चैप्टर आपके हो गए, तो आप इनको रिवाइज अच्छे ढंग से कीजिए। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अतिचालक पदार्थ हमने अभी पढ़ा नहीं है, अभी तो यहां ध्यान रखिए आप। अतिचालक पदार्थ के लिए, अतिचालक पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है। पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है। देखो बच्चों, एक होता है चालक पदार्थ, को चालक और अर्धचालक। एक है अतिचालक। अतिचालक का मतलब क्या है? अगर मानो पदार्थ हमारा चालक अवस्था में है और आप टेम्परेचर कम करते जाते हो, कम करते जाते हो, तो चालकता उसकी बढ़ती है। टेम्परेचर कम करने पर चालकता क्या होती है? बढ़ रही है, क्योंकि प्रतिरोधकता कम होती है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब जो प्रतिरोधकता है वो बिल्कुल 0 हो जाती है, यानी चालकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम अगर मरकरी का एग्जांपल लें, तो 4.2 केल्विन पर इसकी प्रतिरोधकता लगभग क्या होती है? 0 होती है। तो इसे बोलते हैं सुपर कंडक्टिव मटेरियल, सुपर कंडक्टर, यानी अतिचालक। तो कह रहे अतिचालक पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है। तो ऑप्शन क्या दे रखा आपको इसमें? ऑप्शन दे रखा आपको +1, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें आपको -1, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 0,
और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होना चाहिए? +1, -1, 0 और इन्फिनिटी। तो ये आप ध्यान रखें कि अतिचालक पदार्थ के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कितनी होती है बच्चों? -1। कितनी होती है? -1। का इज इक्वल टू क्या होता है? -1। ठीक है, क्लियर है? अतिचालक पदार्थों के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि जो +1 होता है वो जो हमारे बिल्कुल परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं, परफेक्टली डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उनके लिए क्या होता है? +1। तो अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है बच्चों? -1। अगला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड भी आपसे क्या कह रहे हैं? मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अब मुक्त आकाश में तो क्या होगी चुंबकीय प्रवृत्ति? बताओ, वहां क्या डोमेन बनेंगे क्या? क्वेश्चन थर्ड क्या है? मुक्त आकाश की, मुक्त आकाश फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति। मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन क्या दे रखा है? +1, ऑप्शन नंबर बी है -1, सी है 0 और बच्चों डी क्या है? अनंत। तो बताओ फ्री स्पेस की क्या होती है चुंबकीय प्रवृत्ति? 0। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति फ्री स्पेस की क्या होती है बच्चों? 0। तो देखो चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है? काई इज इक्वल टू I/H। काई इज इक्वल टू क्या होता है? I/H। तो ये I क्या होती है? चुंबकन तीव्रता, और I चुंबकन तीव्रता का मतलब होता है M/V। M क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। तो फ्री स्पेस में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, इसलिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक व अल्प होता है। तो आप वैसे बता दोगे चुंबकीय प्रवृत्ति काई का जो मान है वो अल्प, सबसे कम व ऋणात्मक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान अल्प व ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए, अगर आपको पता है इसके लिए तो नहीं होगा। लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए तो सबसे ज्यादा होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए। ऑप्शन बी है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, इसके लिए भी पॉजिटिव होता है। और ऑप्शन सी क्या बचा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखो काई का मान बहुत कम। काई है क्या? काई है चुंबकीय प्रवृत्ति। यानी अगर आपने किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो उस पदार्थ में जो चुंबकीय द्विध्रुव बनेंगे, जो मैग्नेटिक डाइपोल बनेंगे, उनका संरेखन कितना हो रहा है, वो काई है। तो काई का मान कम, अल्प और नेगेटिव होता है। तो आप क्या कहोगे? लोह चुंबकीय के लिए तो अधिक होता है, ठीक है, और पॉजिटिव होता है। अनुचुंबकीय भी पॉजिटिव होता है, इसके लिए भी अधिक होता है, लेकिन लोह चुंबकीय से कम होता है। तो नेगेटिव किसके लिए होता है? प्रतिचुंबकीय। तो ऑप्शन क्या होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन 5। क्योंकि हमें पता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? उसकी प्रवृत्ति होती है चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाना, प्रतिकर्षण होना। ऑप्शन 5, सॉरी क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं? किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता, किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता
किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता वो हमारे पास है 1.0001 तो पदार्थ होगा 1 है तो पदार्थ होगा, ठीक है। तो वही आपसे कह रहा है लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या कोई नहीं, यानी लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, सी क्या है अनुचुंबकीय, ठीक है। सबके साथ क्या लग रहा है चुंबकीय, और कोई नहीं, नॉट एट ऑल। तो बताओ आप किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता जो है वो 1.00001 है, तो पदार्थ होगा लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय। अब आपको पता है लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो एक से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए ये जो आपेक्षिक पारगम्यता μr इज ग्रेटर देन क्या होता है 1। अनुचुंबकीय पदार्थ की भी जो पारगम्यता है ग्रेटर देन क्या होती है 1। प्रति चुंबकीय पदार्थों की आप देख सकते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो प्रवृत्ति है वो आप लेस देन 1 या अबाउट इक्वल 1 लिख सकते हैं। इसके लिए प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए, समझ रहे हो। तो यहां पर हमारा जो 5 नंबर में, एक मिनट, ऑप्शन नंबर जो है ना बी है वो आपका अनुचुंबकीय है। तो क्या है अनुचुंबकीय, तो ये अनुचुंबकीय में चले गया उल्टा। सी है प्रतिचुंबकीय, सी कैसा है प्रतिचुंबकीय। तो बच्चों आपको पता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक पारगम्यता 1 से कम होता है, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो लगभग अबाउट इक्वल 1 या 1 से थोड़ा सा ज्यादा किसके लिए होता है अनुचुंबकीय के लिए। तो 1.00001 लगभग 1 ही है, तो इसका आंसर क्या होगा अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, ठीक है। ये आपको लिखवाया हुआ भी है। ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है क्वेश्चन नंबर 6। ये कोई कराने वाला क्वेश्चन नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बता दो क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बताओ क्या होगा। ये तो कर सकते हो ना, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है वेबर, बी ऑप्शन आपको दे रखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है एम्पियर पर मीटर, ओके, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बताओ चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। देखो बच्चों वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, वेबर किसका मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स को हम किसे शो करते हैं फाई बी से, चुंबकीय क्षेत्र बी को हम लिखेंगे फाई बी अपॉन ए, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर है वो चुंबकन तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र का मात्रक होता है, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर बचा, तो इसका मात्रक क्या होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। वैसे भी देखो आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू होता है ml, m होती है ध्रुव प्रबलता यानी एम्पियर इंटू मीटर, ये लंबाई यानी मीटर, तो क्या हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखिए। वेबर इंटू एम्पियर पर मीटर, ओहो लाइट जा चुकी है, तो बच्चों आपको दिख रहा है शायद आपको दिख रहा होगा, यस। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है वेबर इंटू एम्पियर पर मीटर, वेबर इंटू एम्पियर पर मीटर बराबर होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। वेबर इंटू एम्पियर मीटर बराबर होता है, तो 7 का ऑप्शन क्या दे रखा है आपको जूल,
ऑप्शन बी दे रखा है न्यूटन, ऑप्शन सी दे रखा है हेनरी, H4 हेनरी, और डी क्या दे रखा है आपको, W यानी वाट। तो वेबर इंटू एम्पीयर मीटर बराबर होता है, इसको सॉल्व करें। देखो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। न्यूटन किसका होता है, बल का। हेनरी किसका होता है, मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान है पहले। हेनरी किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व का। और W यानी वाट, वाट किसका होता है, शक्ति का। तो आपको बताना है वेबर इंटू एम्पीयर पर मीटर किसका मात्रक होता है। तो देखिए इसको, तो देखो ये आपको दे रखा है इसमें वेबर इंटू एम्पीयर पर मीटर। तो देखो अगर मैं इसको मीटर से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, तो देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर अभी हमने देखा था, तो ये बन गया चुंबकीय क्षेत्र। और एम्पीयर इंटू मीटर क्या होता है, ध्रुव प्रबलता। तो ये फोर्स आ गया, F इज इक्वल टू एम बी। एम क्या है, ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता, ठीक है, जो किसमें होती है, एम्पीयर इंटू मीटर में। और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र बी, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स हो गया F इज इक्वल टू एम बी, तो फोर्स यानी न्यूटन। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। ओके, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल रही है आपकी। क्वेश्चन 8, चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता। म्यूचुअल इंटरेक्शन, किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता है। ओके, क्या दे रखा ऑप्शन आपको, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, चुंबक से। ऑप्शन ए क्या दे दिया, चुंबक से। ऑप्शन बी क्या दे रखा आपको, त्वरित चुंबक से। ऑप्शन सी क्या दे दिया, स्थिर आवेश से। और ऑप्शन डी क्या दे दिया आपको, चल विद्युत आवेश से यानी गतिमान आवेश से। गतिमान आवेश से। तो क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता। चुंबक से तो करेगा, त्वरित चुंबक से भी करेगा, गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश से कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। तो स्थिर आवेश से केवल और केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। गतिमान आवेश से तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी। तो स्थिर आवेश से चुंबकीय क्षेत्र कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी, क्वेश्चन 9 क्या कह रहे हैं, प्रति चुंबकत्व का कारण क्या है। प्रति चुंबकत्व का कारण क्या है, कारण है। ऑप्शन क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति।
ऑप्शन बी क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, नॉट। तो बचाओ बच्चों, प्रति चुंबकत्व का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति, या इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति, या इलेक्ट्रॉनों की युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रति चुंबकत्व आपको पता है कि जो प्रति चुंबकत्व होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है, उसकी अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जैसे मानो हमारे पास ये कोई कक्षा है, ये नाभिक था, तो मानो एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो कौन सी गति कारण, कक्षीय गति कारण उत्पन्न होता है हमारे पास प्रति चुंबकत्व। इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति और चुंबकीय क्षेत्र में जो अन्योन्य क्रिया होती है उससे से उत्पन्न होता है हमारा प्रति चुंबकत्व। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण होता है, यस। ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें, अनंत, बी दे रखा है 0, तो बताइए आपको आंसर क्या आएगा, 0। सी दे रखा है 100 m/m², और डी नन ऑफ द अबव। तो प्रति चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0। क्वेश्चन नंबर 11, यस। लोह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक पारगम्यता पढ़ चुके हैं। लोह चुंबकीय जो पदार्थ आपके पास है, लोह चुंबकीय पदार्थों की जो आपेक्षिक पारगम्यता है, म्यू आर, उसका मान क्या होगा बताओ, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन बी दे रखा है म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन सी दे रखा है म्यू आर इज इक्वल टू 1, एंड ऑप्शन डी दे रखा है म्यू आर इज इक्वल टू 0। तो बताएं, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए जो आपेक्षिक पारगम्यता है उसका मान 1 से बहुत ज्यादा होता है। म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, ओके, तो क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है, तो कहीं नहीं होता 0। देखो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें आप देखना कहां 0 होता है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। तो पहला दे रखा आपको चुंबकीय ध्रुव पर,
चुंबकीय ध्रुव पर, सोचो। बी भौगोलिक ध्रुव पर, ओके। सी चुंबकीय याम्योत्तर पर, डी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कहीं जीरो नहीं होता, क्योंकि आपको पता है, देखो जो चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो ये हमने लिया बी, तो ये इसका होता है क्षैतिज घटक, दैट इज बी एच, वो होता है बी कॉस थीटा, और ये होता है इसका ऊर्ध्वाधर घटक यानी बी वी, बी साइन थीटा। तो बच्चों आप जानते हो ध्रुवों पे थीटा 90 होता है, तो साइन 90 1 होता है, तो ध्रुवों पे नहीं हो सकता, भौगोलिक ध्रुव में भी नहीं होता है, चुंबकीय याम्योत्तर में नहीं होता, तो कहीं नहीं होता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0। ठीक है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक 0 के लिए थीटा क्या होना चाहिए? 0। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्या कह रहा है? किसी पदार्थ के लिए शैथिल्य 5 का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। किसी पदार्थ के लिए शैथिल्य 5, शैथिल्य लूप बोल दो, 5 बोल दो, का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। किसी पदार्थ के लिए शैथिल्य 5 का क्षेत्रफल आपको मैंने बताया था, क्या होता है फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू VAN। तो क्या हुआ ये कि प्रति एकांक आयतन प्रति सेकंड जो क्षेत्रफल है वो ऊर्जा हानि को शो करता है। तो यह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं बुक में ऑप्शन नंबर बी वो दे रखा है आपको, पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि। ठीक है, Q इज इक्वल टू VAN, इकाई आयतन इकाई चक्र में चुंबकित करने में जो ऊर्जा हानि होती है वही क्या होता है? शैथिल्य 5 का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन 14 देखिए। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं, क्योंकि अभी समझाया था आपको, स्थायी चुंबक बनाने में स्टील का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्थायी चुंबक बनाने में स्टील का उपयोग करते हैं क्योंकि आपको पता है कि स्टील, जब इसमें ऑप्शन लिखता हूं आपको और क्लियर होगा। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऊर्जा ह्रास कम होता है, ऊर्जा ह्रास कम होता है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा होता है, कठोर पदार्थ है स्टील, स्टील का घनत्व अधिक है, तो ये कोई लॉजिक नहीं, स्टील का घनत्व अधिक है। सी, स्टील के लिए अवशेष चुंबकत्व अधिक है, अवशेष चुंबकत्व कम ही होता है स्टील के लिए, अभी पढ़ा है अपने, कठोर अवशेष चुंबकत्व अधिक है। और डी ऑप्शन बचा आपका, साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। यानी अब जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व जो है वो नष्ट नहीं होता है। तो ऊर्जा ह्रास कम होता है? नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा ह्रास तो ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? VAN। अब A ज्यादा होता है इनका, तो A ज्यादा होगा तो Q भी क्या होता है? ज्यादा। घनत्व तो अधिक है, ये तो लॉजिक नहीं, अवशेष चुंबकत्व अधिक नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है।
और अब बचा आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, चैप्टर 8 का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है। क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ, क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। बताओ, लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। ऑप्शन दे रखा है अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी है प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन सी दे रखा है, सॉरी पहला जो है ना वो अचुंबकीय है, सी है अनुचुंबकीय, और लास्ट अधिक लोह चुंबकीय। तो क्यूरी ताप पर आपको पता है लोह चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय नहीं होता, प्रतिचुंबकीय नहीं होता, क्या हो जाता है अनुचुंबकीय हो जाता है। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स में आपको सारे करा चुका हूं। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, क्लास आपकी होती है चैप्टर नंबर 9। या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो या क्लास में। थैंक यू।